तुलसी गबार्ड ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे अमेरिका के प्रति लोगों के मन में जो अब तक संदेह था वो पुख्ता हो गया है। जानकारी यह है कि अमेरिका 30 से अधिक देशों में 120 से अधिक बायोलॉजिकल लैब्स में पैसा लगा रहा है। मतलब अमेरिका खुद ऐसे बायो वेपन्स की लैब्स में काम कर रहा है जिसे अमेरिकन्स को भी नहीं जानकारी था, जिसके बारे में अमेरिकन्स को भी जानकारी नहीं थी। आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यह होगा कि किसी इंटेलिजेंस चीफ का इस तरह बयान देना क्या ठीक है? आंसर यह है कि तुलसी गबार्ड इस महीने आखिरी नौकरी कर रही हैं, यानी कि इसके बाद वो अपने इस पद से इस्तीफा दे देंगी। अपने पद से जाने से पहले उन्होंने जो ये खुलासा किया, इसका किसे लाभ होगा? सबसे पहले अगर बात पुतिन की हो तो पुतिन 2022 से ही जब यूक्रेन पर हमला किए थे तब से लगातार यही कह रहे थे कि यूक्रेन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मना करता रहा, लेकिन तुलसी गबार्ड ने जैसे ही यह लाइन बोली तत्काल प्रभाव से सिद्ध हो गया। गबार्ड की लाइन में क्या यूक्रेन का नाम था? तो जवाब है जी हां। तुलसी गबार्ड जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इंक्लूडिंग यूक्रेन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के स्थान पर बायोलॉजिकल लैब्स पर अमेरिका पैसा लगाए हुए है, अमेरिका रिसर्च करा रहा है। तो क्या यह ट्रंप को नीचा दिखाने की कवायद थी? क्या तुलसी गबार्ड वेनेजुएला के मामले में जब ट्रंप से सहमत नहीं थी, क्या उसका गुस्सा निकाल रही थी? क्या यह खुद को ईरान और वेनेजुएला में साइडलाइन किए जाने से नाराज थी, इसलिए जाते जाते इन्होंने इस तरह की हरकत की? क्योंकि इन्होंने जाने के कारणों में, इस्तीफा देने के कारणों में अपने पति के कैंसर को बताया कि उन्हें कैंसर है इसलिए मुझे जाना है। लेकिन जाते जाते अपने ऑफिस से, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिस यानी ODNI, उसके हवाले से यह कहते हुए चले जाना कि अमेरिकियों को भी नहीं पता है कि अमेरिका 30 से अधिक देशों में 120 लेबोरेटरीज में बायोलॉजिकल वेपन्स पर पैसा लगा रहा है। यह जानकारी जैसे ही बाहर आती है, ODNI के हवाले से जानकारी जब बाहर आती है, गबार्ड खुद इस बात को रखती हैं कि बायो लैब्स के अंदर काम हम लोग कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। इससे दो तरह के प्रश्न उठते हैं, गबार्ड किस तरफ से खेल रही हैं? ट्रंप को नीचा दिखाने के लिए या ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए? ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अपने स्टेटमेंट में यह बोलती हैं कि ये सारे काम बाइडेन प्रशासन के समय से चले आ रहे हैं, उस समय चले आ रहे थे, ट्रंप के काल में इन्हें फंडिंग देना रोका भी गया। इसका मतलब यह ट्रंप को जहां एक और आराम पहुंचाने के लिए कि उन्हें रोका गया, वहीं दूसरी ओर पुतिन को यूक्रेन को खत्म करने का कारण दे गई। पुतिन लगातार इंक्लूडिंग UN में यह तक कहते रहे कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका बायो लैब्स में फंडिंग कर रहा है, मैं इसीलिए यूक्रेन को गोला मारता हूं। लेकिन जब इन्होंने यह लाइन बोली तो अब जो अमेरिका इतने दिनों तक झुठलाता रहा UN और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, इनके खुद पद पर रहते हुए इस तरह के रिवील किए जाने से पुतिन के पास अब रीजन है कि वो यूक्रेन पर वैसे ही हमला कर सकता है जैसे कभी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इराक में खत्म करने के लिए किया था। तुलसी गबार्ड हेड हैं नेशनल इंटेलिजेंस की, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ODNI ने यह जानकारी जब दी तो यह बात कही बहुत बड़ी निकली। इन्होंने कहते हुए एक लाइन यूज करी, दैट इज गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च। अब यह क्या होता है साथियों? वुहान लेबोरेटरीज का आपने और हमने सबने नाम सुना। वुहान लेबोरेटरीज जो चाइना में थी, वहां पर भी वायरसेस पर प्रयोग हो रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसमें कोरोना वायरस पर गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान चल रहा था। इसको आसान करके समझते हैं साथियों, वायरस के अंदर जो भी न्यूक्लिक मटेरियल है, जीवाणु बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल है, उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। वो परिवर्तन तापमान से, बदलते वातावरण से, या फिर उनमें प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित हो चुकी है उससे होते हैं। जब इनमें परिवर्तन होते हैं, एकदम परिवर्तन अगर हो जाते हैं तो म्यूटेशन कहलाते हैं। तो इनके नए वेरिएंट जन्म लेते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोरोना का, कोविड का कोई एक रूप था, वो परिवर्तित होकर दूसरे रूप में बदल सकता है। ये जो परिवर्तन है ये और घातक भी बना सकता है तो कमजोर भी बना सकता है। ये जो नए वायरसेस बन के आते हैं, इसीलिए बहुत से देश एग्जिस्टिंग वायरसेस में कई तरह के प्रयोग करते रहते हैं कि यदि ये घातक बन गए तो कितने घातक बनेंगे। बस इसे ही गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहा जाता है। लेकिन ये वो बात है कि आपने बम बनाया, ये बम इसलिए बनाकर देख रहे हैं कि बम कितना घातक हो सकता है, ये एक नजरिया है। लेकिन ये इतना घातक हो जाए कि इसको दुश्मन पर डाल दें तो वो खत्म हो जाए, ये उसका सदुपयोग है। यही बात है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि गेन ऑफ फंक्शन के नाम पर SARS-CoV-2 में जो प्रयोग चल रहे थे वही तो कोविड वायरस कहलाया था। वुहान लेबोरेटरी में असल में वायरोलॉजी के ही एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, लेकिन एक लीक और दुनिया सालों पीछे चली गई। गेन ऑफ
फंक्शन जो रिसर्च है ये दुनिया में एक सकारात्मक, ये बिल्कुल वैसे है कि सर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से बिजली पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान को उसकी भी परमिशन नहीं देंगे, क्या पता वो इस यूरेनियम से बम बना ले। मतलब ये वैसी बात है कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स, बायो लैब्स में जो काम हो रहा है बहुत सारे वायरसेस पर, एंथ्रेक्स वायरसेस या पैथोजेंस पर, उनके अंदर परिवर्तन को नोटिस करने के लिए हम फंडिंग करते हैं, लेकिन उसका यूज किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि में कर दिया तो कुछ और हो जाएगा। अगर बात सकारात्मक पक्ष की हो तो सकारात्मक पक्ष तो बीमारी पता रखना होता है कि अगर यह घातक बना तो इसका किस तरह से इलाज किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम असल में यह है कि लोग इससे इलाज नहीं, इसका इस्तेमाल ढूंढते हैं। दुनिया ने कोविड के समय इस चीज को बहुत देखा था। यही कारण है कि कोविड से त्रस्त हुए ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा इस तरह की फंडिंग्स अगर कहीं भी होती होंगी मैं उन्हें रुकवा दूंगा। और यही हुआ कि 2025 में ट्रंप ने इस तरह के रिसर्चेस को दिया जाने वाला अमेरिकी फंड रुकवा दिया था ताकि ऐसी रिसर्च ना हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वुहान लेबोरेटरी से जो लीक हुआ कोविड वायरस था उसमें उस समय के अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी फॉसी का नाम जुड़ा था। चर्चा जुड़ी थी कि डॉक्टर एंथनी फॉसी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो हेल्थ है उसके माध्यम से कुछ लाख डॉलर वुहान लेबोरेटरीज को इस गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट के लिए दिए थे। यानी कि अमेरिका भी वुहान में इस टेस्ट को फंड कर रहा था, लेकिन वुहान से लीक हुआ यह वायरस दुनिया में कोविड महामारी के नाम से जाना गया। यही कारण है कि बाइडेन प्रशासन में डॉक्टर फॉसी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। फॉसी बाइडेन के बहुत खास थे, लेकिन उस समय दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं के चलते इन्हें पद छोड़ना पड़ा था। ट्रंप ने उसी समय यह मोमेंटम बनाया था कि मैं ऐसी रिसर्चेस के लिए पैसा नहीं दूंगा। ऐसे में तुलसी गबार्ड ने यह काम ट्रंप के अनुरूप तो कर दिया, लेकिन फायदा पुतिन को पहुंचा दिया, क्योंकि इन्होंने सबसे ऊपर नाम में यूक्रेन का जिक्र कर दिया है। मतलब इन्होंने जो जानकारी दी उसमें यूक्रेन का खुलासा है कि वहां पर इस तरह के काम चल रहे हैं। बायोलैब्स की जानकारी देते हुए कहा कि खुफिया समुदाय पहले से चेतावनी दे चुका था कि यूक्रेन में अमेरिकी फंडिंग वाली एक लैब में खतरनाक रोगाणु मौजूद हो सकते हैं और रूस के हमले से उनका नुकसान बना हुआ है, चिंता बनी हुई है। बड़ा स्मार्ट तरीके से खेला इन्होंने अमेरिकियों को बताया कि देखो पहले हम अमेरिकी लोग ऐसा करते थे, अब हम ऐसा नहीं करते। फिर उन्होंने बताया कि देखो रूस जो यूक्रेन पर हमले कर रहा है उससे कहीं वो वाले रोगाणु बाहर निकलकर ना आ जाएं। इसका मतलब हिंट भी दे दिया कि यूक्रेन के अंदर इस तरह के पैथोजेंस प्रेजेंट हैं लेबोरेटरीज में जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। यह भी बता दिया रूसी लोगों के दावे को सत्यता बताते हुए कि यूक्रेन में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। इससे पूरी तरह से पुतिन का एंगल सही हो गया। यह पहला वाकया नहीं है दोस्तों, ऐसा ही वर्ष 2022 में फॉसी के टाइम पर साउथ कोरिया में भी हुआ था। साउथ कोरिया के अंदर जो अमेरिकी सेना है, साउथ कोरिया जापान, यहां पर अमेरिकी सेना बैठी हुई होती है। उनकी बाकायदा एक प्रॉपर विंग है जिसका नाम है जुपिटर एटीडी, जो कि यूएस मिलिट्री की ही बायो वारफेयर रिलेटेड ओवरसी की मिलिट्री विंग है। उस विंग के द्वारा लगातार साउथ कोरिया में भी ऐसे प्रयोग किए जा रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि दर्जनों बार 2017 से 19 के बीच में कई बायोकेमिकल जो सैंपल्स हैं वो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में एक्सचेंज हुए हैं, जिसके चलते साउथ कोरिया के लोगों के द्वारा खूब प्रोटेस्ट किया गया कि आप हमारी जगह का इस्तेमाल बायो वेपन्स में मत करो। लेकिन साउथ कोरिया चूंकि नॉर्थ कोरिया की बगल में है और अमेरिकियों को किम जोंग उनसे बड़ा टेंशन रहता है, ऐसे में उनके बॉर्डर पर इस तरह की टेस्टिंग ये लोग करते रहे। चाइना ने भी इस मसले को 2022 में बहुत उठाया था, लेकिन कोविड का टाइम था तो लोगों को लगा कि चूंकि अब चाइना बदनाम हो रहा है तो वो काउंटर रिटेलिएशन में अमेरिका को बदनाम करने के प्रयास कर रहा है। सब छोड़ो, 22 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध पर आ जाओ। रशिया ने खुद यूएन में मल्टीपल टाइम बोला कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। रशिया ने मल्टीपल टाइम कहा कि कोरोना वायरस सैंपल्स बायोलैब्स यूक्रेन के अंदर भी तैयार हो रहे हैं। रशिया ने बाकायदा यूक्रेन के अंदर लेबोरेटरीज के मैप निकाल के वर्ल्ड के सामने रखे, लेकिन अमेरिका इन चीजों को इनकार करता रहा। रूसी डिप्लोमेट वेजली नेबायजाना ने खुद अमेरिका के द्वारा मदद से लगभग 30 से अधिक बायो वेपन प्रोग्राम चलाए जाने को क्लेम किया। अमेरिकी अखबारों में छपा कि रूस क्लेम कर रहा है कि यूएस सपोर्ट करता है बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम को यूक्रेन के अंदर, लेकिन अमेरिका मना करता रहा। यूएन तक कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता है। सोचिए, तुलसी गबार्ड अब यह बात बोल दी है। इसका मतलब समझिए कि जहां पहले बाइडेन शासन में कैरोलिना लेविट की जगह पर जो प्रेजेंट प्रेस सेक्रेटरी थी जेन पैसाकी, उनके द्वारा कही हुई बात झुटला दी गई है और अब नई जानकारी जो अमेरिका ने दे दी है उससे पुतिन का पलड़ा भारी हो गया है। इसलिए पुतिन की टीम या फिर रूस की मीडिया इसको हेडलाइन बनाकर चला रही है कि लो जी, हम तो 30 तक ही सहमत थे, ये तो 120 से ज्यादा लैब चलाते हैं जिनमें इतने सारे वायरसेस पर प्रयोग हो रहे हैं, जिनमें एंथ्रेक्स,
टुलरमेनिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्वाइन फीवर, न्यूकैसल डिजीज, मार्स, सार्स, मालबर्ग, इबोला, लैसा, प्लेग, रशिटिया, इन सब पर प्रयोग हो रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका के द्वारा इन प्रयोगों को सपोर्ट करने की जानकारी खुद इंटेलिजेंस मुखिया ने पब्लिक में दे दी है। इसी के चलते रूसियों के द्वारा, रूस के जो इनके सलाहकार हैं पुतिन के, वो तो धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं कि मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, ये सलाहकार हैं और ये बराबर, मतलब ये हमेशा पुतिन के साथ पाए जाते हैं, ये तुलसी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे कि मैडम बहुत अच्छा किया। ये वो व्यक्ति हैं जो हर मीटिंग में पाए जाते हैं, पुतिन के साथ रहते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आता है तो उसको भी यही होस्ट करते हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा किया आपने दुनिया को बता दिया, हम दुनिया को बता रहे थे, कोई मान नहीं रहा था। मतलब अब रूस का यूक्रेन पर हमला करने का जो क्लेम है वो अब और पावरफुल होगा। मतलब ये कि भले ही रूस और यूक्रेन युद्ध को आपने भुला दिया हो, लेकिन अब रूस अगर यूक्रेन में जेलेंस्की को खत्म करने के लिए कोई फैसला भी ले ले तो उसके लिए इग्नाइट करने वाला कारण आप इसी गैबार्ड के स्टेटमेंट को मानिएगा। सवाल यह है कि हम लोग क्यों नहीं बायोलॉजिकल वेपन्स बनाते? देखो, लैब्स में काम सब जगह चल रहा होता है। बायो वेपन्स रोकने के लिए वर्ल्ड में एक कन्वेंशन बना हुआ है जिसका नाम बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, जिसमें यह डिटरमाइन किया गया 1975 में जिनेवा के अंदर कि भाई इसका उपयोग 188 देशों ने कहा, साइन किया और उन्होंने रेटिफाई किया कि हम दुनिया में इसका उपयोग लोगों को मारने में नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कोरोना आपके सामने निकल कर आया, आप सबने उसका दुर्भाग्यपूर्ण हाल देखा। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया जो यहां से आगे बढ़ रही है वो मानवता को नष्ट करने के आए दिन नए प्रयोग करती है। जहां एक और आप और हम कोरोना में अटके हुए रहे, उसके बाद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में ताजा ताजा घटना को सुन निकल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन तो कुछ और ही प्रयोग कर रहा है। हाल ही में जब इन्होंने वेनेजुएला से मादुरो को उठाया था, उस समय किसी ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया था कि वहां प्रेजेंट गार्ड बोलते हैं कि कुछ अमेरिकी सैनिकों ने हजारों सैनिकों की जो सुरक्षा थी उसको चुटकी भर में ध्वस्त कर दिया था। जब ट्रंप से पूछा गया कि आपने कौन सा वेपन यूज किया तो उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं, हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के वेपन हैं। इसका मतलब अमेरिका ना केवल बायोलॉजिकल वेपन, कुछ ऐसे भी वेपन्स पर काम कर रहा है जो दुनिया के सामने रिवील नहीं हुए हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आप में से आधे से अधिक व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करना है। हमारे अपडेटेड जानकारी आप तक नियमित रूप से आती रहेंगी, बस इससे फायदा यह होता है।